इस क्लास कल ये देख रहे थे हम, पीसीपी प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल, प्रायोरिटी इनहेरिटेंस किया था कल। आफ्टर दैट प्रायोरिटी सीलिंग के रूल्स पढ़े थे आपने। देयर आर 3 रूल्स, शेड्यूलिंग रूल, एलोकेशन रूल एंड प्रायोरिटी इनहेरिटेंस रूल। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, इसका एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक आपको बताया था मैंने कंसेप्ट। यहाँ पे आप क्या क्या कंसिडर करते हो, 2 क्रिटिकल सेक्शन, HCS और BCS, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। उन दोनों को आपको इनिशियली कोई प्रायोरिटी असाइन करनी है जो कि फिक्स रहेगी। सिस्टम की प्रायोरिटी इनिशियली ओम रहती है जो कि लोवेस्ट होती है, लेकिन ये टाइम टू टाइम चेंज करेगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही किसी प्रोसेस को एक्सेस करना है क्रिटिकल सेक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चेक करेगा, कंपेयर करेगा प्रायोरिटी सिस्टम की प्लस जो जॉब रिक्वेस्ट कर रही है रिसोर्स के लिए या क्रिटिकल सेक्शन के लिए उसकी। अगर रिक्वेस्टिंग प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो भी उसको क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है इसका प्रायोरिटी सीलिंग का। तो इसमें हमने कल क्या लिया था, 5 जॉब्स लिया था, इनकी प्रायोरिटीज असाइन कर दी 1 2 3 4 5, 1 इज द हाईएस्ट। आफ्टर दैट रिलीज टाइम, ये सिंपल है 75420, किस टाइम पे ये जॉब्स जो हैं सभी सिस्टम में रिलीज हो रही है। ठीक है, इसके अलावा जैसे प्रायोरिटी इनहेरिटेंस में किया था हमने कि कौन सी जॉब की कितनी रिक्वायरमेंट्स है, क्रिटिकल सेक्शन की और नॉन क्रिटिकल सेक्शन की, तो वो आपको देनी है, वो भी आपको स्पेसिफाई करनी है। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स देखो कैसे दी थी आपने, सिंपल द नेम ऑफ द जॉब्स, J1, J2, J3, 4 है 5 है तो J4, J5। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, यहाँ भी सेम है, NCS है, CS है, अगेन NCS ले रहे, ये जो अगेन NCS लिया है मैंने, ये जरूरी नहीं है कि आप लो ही, जस्ट आपको इनकी शेड्यूलिंग शो करने, आप NCS और CS लेके भी दिखा सकते हो। ठीक है, बस ये जो मैंने आपको बोला था सेम वही रूल फॉलो होगा, यहाँ भी सीक्वेंस चलेगा। जैसे J1 की पहली रिक्वायरमेंट अगर NCS की है तो पहले NCS ही फुलफिल होगी, फिर CS होगी। अब यहाँ पे CS में 2 है कि उसको वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल, वो आपको स्पेसिफाई करना होगा, और NCS अगेन फिर उसकी NCS की फुलफिल होगी। ठीक है, NCS के लिए कोई पार्ट्स नहीं है, NCS सिंपल NCS है। CS के यहाँ पे 2 पार्ट रहेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जो हम रिक्वायरमेंट्स यहाँ देंगे इनकी, उसके साथ में आपको V या H भी देना है, यानी कि वर्टिकल चाहिए उससे क्रिटिकल सेक्शन या हॉरिजॉन्टल चाहिए। ठीक है, सिंपल है, या तो आपको गिवन होगी, आप अपनी तरफ से कंसिडर कर सकते हैं कोई भी रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे सपोज इसको रिक्वायरमेंट है वर्टिकल की, अगेन इसे रिक्वायरमेंट है NCS की। इसी तरह से J2 की रिक्वायरमेंट देते हम, J2 को सपोज तीनों के लिए ही चाहिए एक एक, 1 CS 1 दिस। ठीक है, ये जो J2 का है इसे चाहिए हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट J3 की रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करेंगे, J3 की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सपोज 1, आफ्टर दैट देयर इज नो नीड फॉर CS फॉर J3 एंड 1। उसके बाद J4 की रिक्वायरमेंट्स 1, नेक्स्ट 2, 2 टाइम्स इसको क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना है। अब 2 टाइम एक्सेस करना है, या तो सेम ही क्रिटिकल सेक्शन हो सकता है, जैसे या तो वर्टिकल ही लेना है उसे या हॉरिजॉन्टली लेना है, या फिर दोनों लेने हो सकते हैं। तो दोनों में से जो उसको पहले एक्सेस करना है वो आप पहले लिखोगे ब्रैकेट में, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल एक्सेस दी वर्टिकल, आफ्टर दैट इट विल एक्सेस हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट इसकी NCS की रिक्वायरमेंट अगर है तो, आफ्टर दैट J5 1, सपोज उसको 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए क्रिटिकल सेक्शन और एक ही चाहिए हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे है आपका 1 NCS। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे जैसे यहाँ पे जो दिया है इसके पैरामीटर्स, इनके प्रायोरिटी, रिलीज टाइम प्लस इनका रिक्वायरमेंट CS और NCS की, तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे जो हमने कल 5 लाइन्स ड्रॉ की थी 5 जॉब के लिए, उसको शेड्यूल करेंगे। ठीक है, दिस इज फॉर J1, फर्स्ट जो है आपकी J1 के लिए है, J1 की शेड्यूलिंग यहाँ पे आप शो करोगे। इधर है J2, J3, J4, J,
ठीक है। अब साथ में ही यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रिटिकल सेक्शन यूज हो रहे हैं, तो दोनों क्रिटिकल सेक्शन भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, जो भी आप एग्जाम्पल दोगे। ठीक है, प्लस उनकी प्रायोरिटीज जो आप ले रहे हो वो भी आपको देनी है। प्रायोरिटीज आपको बोला है कि जो क्रिटिकल सेक्शन है उनकी फिक्स्ड है, उनकी कोई प्रायोरिटी चेंज नहीं होती है। स्टार्टिंग में जो उनको प्रायोरिटी दे दी जाती है वही प्रायोरिटी उनकी थ्रू आउट दी एग्जीक्यूशन रहती है। तो यहाँ पे ये वर्टिकल हो गया आपका और वो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल की प्रायोरिटी जो HCS की प्रायोरिटी कितनी है, 2 1। ये वैल्यूज आप प्रायोरिटी की भी कोई भी वैल्यू ले सकती। ठीक है, मेन है कि आपका क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, जो कंसेप्ट आप बताना चाह रहे हो वो उसमें सॉल्व होना चाहिए। अब देखो, इनिशियली सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, रिलीज टाइम। रिलीज टाइम कौन सी जॉब का कब है। यहाँ पे सबसे पहले जो सिस्टम में जॉब रिलीज हो रही है दैट इज J5। ठीक है, J5 का रिलीज टाइम कितना है, 0। अमंग दीज 5 जॉब्स आपको दिख रहा है J5 की प्रायोरिटी लोवेस्ट है इन पांचों में से। ठीक है, बट 0 पे और कोई जॉब स्टार्ट नहीं हो रही है, रिलीज नहीं हो रही है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल J5 को एग्जीक्यूट करेगा। अब J5 की यहाँ से रिक्वायरमेंट देखो, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है। J5 की फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो NCS की है, उसे नॉन क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना है। तो जब NCS की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम पे रूल अप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। CS के टाइम पे आपको रूल अप्लाई करने हैं। NCS के लिए अगर आपका उस जॉब के अलावा कोई और जॉब नहीं है या फिर वो हाई प्रायोरिटी जॉब है तो उसको एक्सेस हो जाएगा। तो NCS जो है यहाँ पे इसको 0 to 1 में J5 को एक्सेस हो जाएगा। हेयर 0 to 1। अब NCS के लिए मैंने आपको बोला था सिंपल आपको एक बॉक्स ही ड्रॉ करना है, आपको कुछ वो नहीं करना है, लाइंस इसमें नहीं शो करते हैं, सिंपल मैं ये ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, 0 to 1 ये आपका हो गई एग्जीक्यूशन किसकी, J5 की फर्स्ट। ठीक है, अब देखो J5 का नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि 1 पे भी कोई और जॉब रिलीज नहीं हो रही सिस्टम पे, तो J5 की एग्जीक्यूशन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है कंटिन्यू। तो अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट J5 की क्या है वो देखेगा सिस्टम। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इसकी क्रिटिकल सेक्शन की है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और कितना यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए, 4 के लिए। तो 1 पे सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम इसको स्टार्ट करेगा J5 को, बट उसको हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन देने से पहले क्या होगा, रूल अप्लाई होगी, क्योंकि अब क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस हो रहा है। क्या रूल अप्लाई होगा, जो कल आपको बताया था, जो भी जॉब क्रिटिकल सेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, जैसे एट प्रेजेंट एट 1 पे अब J5 की रिक्वेस्ट आ रही है, क्रिटिकल सेक्शन, कौन सा क्रिटिकल सेक्शन, HCS, और HCS की प्रायोरिटी आपने कितनी दी है, 2। ठीक है, तो अब आपका क्या रूल होगा अप्लाई, कि J5 की प्रायोरिटी कंपेयर की जाएगी सिस्टम की करंट प्रायोरिटी से। ठीक है, सिस्टम की करंट नहीं, इनिशियल प्रायोरिटी, करंट होगी जो अभी एट प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे आप इनिशियल प्रायोरिटी कल आपको बताई थी सिस्टम की ओम होती है जब तक कि कोई प्रोसेस किसी क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर रहा होता है, तो उस टाइम पे सिस्टम की प्रायोरिटी ओम रहती है, यानी कि लोवेस्ट। तो यहाँ पे आपका J5 प्रायोरिटी विल कंपेयर विद द सिस्टम प्रायोरिटी। तो J5 की प्रायोरिटी हमको पता है 5 है, ऊपर 5 वैल्यू दी हुई है, 5 इज ग्रेटर देन दी ओम, मैं सिंपल ओम ही लिख रही हूँ। ठीक है, तो अगर ऐसा है यानी कि जॉब जो रिक्वेस्ट कर रही है रिसोर्स के लिए उसकी प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से ज्यादा है, तो उसको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एट 1 पे J5 का एक्सेस हो जाएगा HCS के लिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन के लिए। तो 1 to 2 J5 ने हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर लिया। ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन है तो आपको बोला है कि आप पूरा उसको शो करोगे लाइन से कि कौन सा क्रिटिकल सेक्शन वो एक्सेस कर रहा है आपका जॉब हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब क्या है, सिस्टम की प्रायोरिटी चेंज होगी, जैसे ही कोई जॉब क्रिटिकल सेक्शन में जाती है तो सिस्टम की प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, कितनी बन जाती है वो, जितना कि उस क्रिटिकल सेक्शन की प्रायोरिटी हमने दी है। तो HCS की प्रायोरिटी देखो 2 दी हुई है, तो इसलिए अब सिस्टम की प्रायोरिटी ओम नहीं रहेगी, अब सिस्टम की प्रायोरिटी चेंज हो गई 2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब एट 2 पे ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा अगेन कोई और जॉब है जो रिलीज हो रही है सिस्टम में। देखो रिलीज टाइम 2 पे किसका है, J4 का, J4 इज रिलीजिंग एट टाइम 2, और J4 की प्रायोरिटी J5 से ज्यादा है J5 से ज्यादा, so दैट्स व्हाई J5 को अभी यहाँ पे 2 पे प्रीएम्प्ट करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और किसकी एग्जीक्यूशन करेगा अभी वो, J4 की, क्योंकि J4 2 पे रिलीज हो रहा है और उसकी प्रायोरिटी J5 से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अब
सिस्टम ये चेक करेगा कि J4 को अभी NCS की रिक्वायरमेंट है या CS की रिक्वायरमेंट है। तो J4 की फर्स्ट रिक्वायरमेंट देखो NCS, तो इधर NCS है तो सिंपली कोई रूल चेक नहीं करना है, सिंपल वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। सो एट 2 to 3 ये NCS है, J4 एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, नाउ J4 की प्रायोरिटी J5 से ज्यादा है तो अभी उसको रोका नहीं है आपके सिस्टम ने, और 3 पे वो फिर से चेक करेगा कोई और जॉब रिलीज हो रही है, नहीं 3 पे कोई भी रिलीज नहीं हो रही, अभी उसके पास 2 ही जॉब है, J4 और J5, दोनों में से प्रायोरिटी J4 की ज्यादा है। तो 2 to 3 तो उसने उसका एग्जीक्यूशन करवाया, अब 3 पे वो चेक करेगा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट J4 की क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो है J4 की यहाँ आपको दिख रहा है क्रिटिकल सेक्शन की है, उसे 2 यूनिट ऑफ टाइम का क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, पहले वर्टिकल चाहिए फिर हॉरिजॉन्टल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्रिटिकल सेक्शन जब भी एक्सेस करना हो, मैंने आपको बताया था कंडीशंस चेक होती है। ठीक है, अब देखो J4 को नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है क्रिटिकल सेक्शन की, अब ये रिक्वायरमेंट जो है एट 3 पे ये फुलफिल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देखो नाउ क्या है, सेम रूल अप्लाई होगा आपका, J4 की प्रायोरिटी कितनी है 4, your operating system will compare this with the system priority, सिस्टम की अब करंट प्रायोरिटी कितनी है 2, तो आपकी J4 ये जो जॉब है इसकी प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से कम हो गई इस टाइम पे। ठीक है, अगर J4 की प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से ज्यादा होती तो वो उसको क्रिटिकल सेक्शन दे सकता था, लेकिन वो भी डिपेंड करता कि उसको HCS चाहिए था कि VCS चाहिए था, क्योंकि HCS ऑलरेडी J5 है HCS में, उसने अभी एग्जिट नहीं किया है। ठीक है, लेकिन केस ही अलग आ गया कि J4 की जो प्रायोरिटी है अभी 4 है और सिस्टम की करंट प्रायोरिटी 2 है, तो सिस्टम जो है J4 को एक्सेस नहीं दे सकता क्रिटिकल सेक्शन में, यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा डिनाइड। व्हाई? बिकॉज द प्रायोरिटी ऑफ रिक्वेस्टिंग जॉब इज स्मॉलर देन द प्रायोरिटी ऑफ सिस्टम, तो J4 प्रायोरिटी इज स्मॉलर देन द सिस्टम प्रायोरिटी। ठीक है, तो 3 to 4 में J4 3 पे ही रुक गया, नहीं जा सका आगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कम है। सो अभी 3 पे देखो, 3 पे और कोई जॉब नहीं थी, हमने चेक कर लिया, तो 3 पे J5 की ही एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहेगी उसके क्रिटिकल सेक्शन में। सो 3 to 4 J5 ने ही एग्जीक्यूशन किया, कौन सा एग्जीक्यूशन हो रहा है इसका क्रिटिकल सेक्शन का भी, और वो उसका हो रहा है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब 4 पे फिर चेक करेगा सिस्टम और कोई जॉब है जो रिलीज हो रही हो, एट 4 देखो, हाँ एट 4 पे रिलीज टाइम है किसका, जॉब J3 का, और J3 की प्रायोरिटी चेक करो किससे, करंटली कौन सी जॉब रन कर रही है आपकी J5, तो J5 और J4 दोनों से ही J3 की प्रायोरिटी आपकी ज्यादा है। अब J3 की रिक्वायरमेंट्स क्या है, अब ये चेक करो, J3 की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है NCS की, सो सिंपल है, क्योंकि प्रायोरिटी J3 की J4 और J5 जो दोनों एग्जीक्यूट कर रही है सिस्टम में उन दोनों से ज्यादा है, इसलिए 4 पे ये जो आपकी J5 रन कर रही थी ये प्रेम्प्ट होगी, 4 पे अगेन किसकी टर्न आ जाएगी, J3 की, और इसमें कोई रूल चेक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ NCS की ही रिक्वायरमेंट है अभी, तो यहाँ पे सिंपल उसने अपना 4 to 5 NCS का काम कंप्लीट किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो 5, अब 5 पे कोई और जॉब सिस्टम में रिलीज हो रही है, यस 5 पे जॉब J2 है वो सिस्टम में रिलीज हो रही है। ठीक है, J2 जॉब इज रिलीजिंग एट द टाइम इंटरवल 5, और J2 की प्रायोरिटी आपको पता है सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जो करंटली अभी रन कर रही थी जॉब J3 जो हमने 4 to 5 इसको रन करवाया, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको 5 पे प्रीएम्प्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि J2 आ गया और J2 की जो आपकी प्रायोरिटी है वो इससे ज्यादा है, और J2 को NCS की ही रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट CS की भी है ही नहीं, तो इसलिए कोई रूल चेक करने की भी जरूरत नहीं है उसको, सिंपली वो उसको असाइन कर देगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा टाइम पीरियड 5 to 6 में। ठीक है, अब 6 पे देखो कौन सी जॉब है आपकी चल रही है अब करंट, J2 की 5 to 6 की रिक्वायरमेंट हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखो 1 किसकी, हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन की उसके एक रिक्वायरमेंट है। अब देखो J2 की प्रायोरिटी ज्यादा है इन सब से, J3 से भी, J4 से भी, J5 से भी, तो इसलिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने 6 पे J2 के लिए ही चेक किया,
J2 के लिए उसने चेक किया तो उसने देखा उसको अब NCS की नहीं CS की रिक्वायरमेंट है, और CS भी कौन सा चाहिए उसको, हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन, जिसमें कि ऑलरेडी अभी J5 है। J5 ने अभी उस हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन को एग्जिट नहीं किया है। तो यहाँ पे फिर से आपका रूल यूज होगा कल वाला, प्रायोरिटी इनहेरिटेंस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे J5 जो है जब तक ये अपना काम पूरा करके बाहर नहीं आ जाएगा क्रिटिकल सेक्शन से, तब तक किसी और जॉब को उसमें एंट्री नहीं मिल सकती। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपका जो J5 है वो ही एग्जीक्यूट करेगा 6 पे भी। क्यों? क्योंकि जो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन रूल है वो ये कहता है कि एक टाइम पे मैं एक ही को ही अलाउड करूंगा क्रिटिकल सेक्शन में, और जब तक कि उसका काम पूरा नहीं हो जाएगा वो एग्जिट नहीं करेगा। ठीक है, तो 6 पे J2 नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा है, J2 ब्लॉक हो गया है J5 की वजह से। कोई कंडीशन आ गई प्रायोरिटी इनहेरिटेंस की, लो प्रायोरिटी प्रोसेस ब्लॉक दी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा सोल्यूशन, कि ये जो J5 है J2 की प्रायोरिटी इनहेरिट कर लेगा फॉर टेम्पररी टाइम। तो यहाँ पे आपका 6 to 7 पे J5 हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन ले रहा है अपनी, और सिंपली इसकी जो प्रायोरिटी है 6 पे, वो J2 की प्रायोरिटी इसको मिल गई है। तो यानी कि J5 की प्रायोरिटी थी 5, उसकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है 5 to 2, क्योंकि J2 की प्रायोरिटी जो है आपकी वो क्या है 2। नाउ एट 7 देखो, अब सिस्टम हर एक टाइम स्टैंड पे चेक करेगा कि कोई जॉब रिलीज हो रही है या नहीं और किसकी प्रायोरिटी चाहता है। ठीक है, तो 7 पे देखो रिलीज होने का टाइम है J1 का, और J1 की इन सब में हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो J1 की फर्स्ट एक्सेस क्या है, फर्स्ट उससे क्या चाहिए, NCS की रिक्वायरमेंट है। तो J1 जो है सिंपली 7 to 8 अपना फर्स्ट NCS का काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, क्लास वेट अ मिनट। ओके, ये देखो 7 पे क्या है आपका, J1 रिलीज हो रहा है, J1 की प्रायोरिटी इन सब में ज्यादा है, और J1 की फर्स्ट रिक्वायरमेंट सिंपल NCS की है, तो उसको कोई रूल चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 7 to 8 आपका J1 एग्जीक्यूट कर गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, J1 को ही अभी कंटिन्यू रखना है क्योंकि प्रायोरिटी उसकी ज्यादा है, लेकिन अभी पहले वो क्या चेक करेगा, J1 की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है क्या। ठीक है, तो J1 की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, देखो क्रिटिकल सेक्शन की। कौन सा क्रिटिकल सेक्शन की है इसकी रिक्वायरमेंट, वर्टिकल की। ठीक है, अब क्या होगा, अब हॉरिजॉन्टल का एक्सेस हो रहा है J5 से, वर्टिकल तो फ्री है, तो वर्टिकल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इसको दे सकता है, लेकिन उसके लिए भी पहले वो कंडीशन तो चेक करेगा ही कि J1 की प्रायोरिटी ज्यादा है या सिस्टम की करंट प्रायोरिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको पता है J1 की प्रायोरिटी कितनी है, 1। द प्रायोरिटी ऑफ जॉब J1 इज 1, जो कि ग्रेटर है सिस्टम की करंट प्रायोरिटी से, क्योंकि सिस्टम अभी 2 पे ही है, क्योंकि HCS एक्सेस कर रहा था J5, तो अभी वही प्रायोरिटी थी सिस्टम की 2, तो आपकी J1 की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो रूल आपका सक्सेस है, यानी कि यस है। तो इट मींस J1 ही एग्जीक्यूट करेगा 8 पे भी। तो J1 ने एग्जीक्यूशन किया 8 पे, 8 to 9। ठीक है, क्योंकि इसकी 1 वर्टिकल क्रिटिकल सेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पे आपका ये एग्जीक्यूट हुआ। वर्टिकल लाइंस आपको शो करना है। ठीक है, अब देखो, अब सिस्टम की प्रायोरिटी अगेन चेंज हो जाएगी, जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन चेंज होगा
उस क्रिटिकल सेक्शन की प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी बन जाएगी। ठीक है, तो अब एट 9 पे, जैसे 8 to 9 किया इसने एग्जीक्यूट, तो 8 पे ही सिस्टम की जो प्रायोरिटी है वो चेंज हो जाएगी, दैट विल बी 1। अब जो भी चेक होगा, कंपैरिजन होगा, सिस्टम की 1 प्रायोरिटी से कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो एट 8 to 9 इसने एग्जीक्यूट किया। क्लियर। अब क्या है कि J1 को क्रिटिकल सेक्शन एक यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए था उसे, और उसको रिक्वायरमेंट नहीं थी उस क्रिटिकल सेक्शन की, तो उसने 8 to 9 अपना ये एग्जीक्यूशन किया। उसके बाद वो उससे बाहर आ जाएगा, एग्जिट कर जाएगा उस क्रिटिकल सेक्शन से। आफ्टर दैट एट 9 पे कौन कंटिन्यू रहेगा? J1 है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सब में सबसे ज्यादा है। तो एट 9 पे जो J1 का लास्ट काम था, दैट इज NCS का, वो भी वो कंप्लीट कर लेगा। तो J1 की एग्जीक्यूशन 10 तक अपना पूरी हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो 10 पे। अब जो आपकी एक्सेस है किसका होगा? J5 का। क्यों होगा J5 का? क्योंकि J5 ऑलरेडी ही एग्जीक्यूट हो रहा था अपना क्रिटिकल सेक्शन में। तो यहाँ पे देखो 10 पे, तुम अपना कंफ्यूजन ना हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना, तो साथ साथ आप मार्क करते जाना उसकी कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, उससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, सो एट 10 पे जो है आपका J5 की एग्जीक्यूशन आगे कंटिन्यू रहेगी। 10 to 11 J5 भी पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको 4 यूनिट के लिए चाहिए था अपना क्रिटिकल सेक्शन हॉरिजॉन्टल वाला। तो यहाँ पे आपका ये भी एग्जीक्यूट हो गया 11 तक। ठीक है, 11 पे सिस्टम की प्रायोरिटी वापस से ओम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 9 पे जब आपका एग्जिट किया था J1 ने, तो वर्टिकल सेक्शन तो फ्री हो गया था। सिस्टम की प्रायोरिटी 8 पे हुई थी 1, 9 पे अगेन हुई 2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो आपका J5 अभी एक्सेस कर रहा था। उसके बाद उसने 10 to 11 जब अपना पूरा एग्जीक्यूट कर दिया, तो सिस्टम की प्रायोरिटी 11 पे अगेन हो गई ओम, क्योंकि कोई भी अब क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस नहीं है 11 पे। ठीक है, J5 का अपना क्रिटिकल सेक्शन का काम पूरा हो गया। अब 11 पे देखो नेक्स्ट हाईएस्ट प्रोसेस कौन सा? हाई प्रायोरिटी प्रोसेस J2 है। J1 का काम तो हो गया। अब J2 की कितनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई थी? यहाँ से आपको दिख रहा है एक हुई थी NCS की। नेक्स्ट उसकी HCS की रिक्वायरमेंट थी, तो HCS की रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल हो सकती है। क्यों? क्योंकि J2 की अब प्रायोरिटी है 2, सिस्टम की प्रायोरिटी अब हो गई है, फ्री है सारे क्रिटिकल सेक्शन। सो दैट्स व्हाई J2 को अब क्या मिल जाएगा? एक्सेस मिल जाएगा। किसमें? HCS में। तो J2 यहाँ पे एक्सेस ले लेगा किसमें? हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन में। तो इसकी ये रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई 11 to 12 की। अब इन सब में अभी भी J2 ही हाई प्रायोरिटी है, तो J2 का आप नेक्स्ट रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी। J2 की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? 12 to 13 NCS की, तो ये भी फ्री हो गई। ठीक है, 11 पे जब आपका J2 आया किसके अंदर? हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो ओम के बाद सिस्टम की प्रायोरिटी अगेन 2 हुई, क्योंकि J2 एक्सेस कर रहा था। जब भी कोई प्रोसेस एक्सेस कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन, कोई भी है, HCS या VCS, तो उसकी प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी बन जाती है। ठीक है, जैसे ही वो एग्जिट करेगा सिस्टम वापस से ओम में आ जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हुआ? 11 पे 2 हुई क्योंकि हॉरिजॉन्टल उसने एक्सेस किया। 12 पे उसने एग्जिट कर दिया क्योंकि उसे और नहीं चाहिए क्रिटिकल सेक्शन, तो अगेन इसकी 2 से चेंज हो गई हो 12 पे। ठीक है, 12 to 13 J2 की प्रायोरिटी ज्यादा है इन सब में, इसलिए J2 अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखी। ठीक है, उसके बाद 13 to 14 अब कौन कौन रह गया? 3, 4 और 5। तीनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? 3 की। तो इसलिए 13 to 14 अब अपना J3 काम करेगा। J3 का जो था काम क्या रहता था? सिर्फ एक NCS का। तो सिंपली आपका J3 यहाँ पे, इसे तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल NCS एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद एट 14 नेक्स्ट हाई प्रायोरिटी कौन है? J4। तो J4 की कितनी एग्जीक्यूशन हुई थी? एक ही हुई थी। तो J4 की रहती कितनी है आपकी? देखो J4 की अभी रहती है, J4 की 2 रिक्वायरमेंट है 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए क्रिटिकल सेक्शन की। पहले उसको कौन सा एक्सेस करना है? VCS। तो VCS एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम की प्रायोरिटी ओम है और J4 की प्रायोरिटी 4 है, तो 4 ओम से ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई एट 14 सिस्टम की प्रायोरिटी चेंज हो गई ओम से, कितनी बन गई? VCS वाली प्रायोरिटी, यानी कि 1। ये हो गया 1, ये वर्टिकल एक्सेस किया। 15 पे उसने वर्टिकल से बाहर आ गया, 15 पे वो वर्टिकल से बाहर आया तो सिस्टम की प्रायोरिटी फिर से ओम हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन की। तो अब उसकी प्रायोरिटी 4 है, सिस्टम की प्रायोरिटी फिर से ओम हो गई। फिर से J4 एंट्री ले सकता है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा ही है सिस्टम से, ओम से ज्यादा ही है। तो अब आप क्या एग्जीक्यूशन शो करोगे इसकी? 15 to 16 की। 15 to 16 सिंपल हॉरिजॉन्टल एक्सेस, जो उसकी HCS की रिक्वायरमेंट है।
क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, और भी कोई रिक्वायरमेंट है इसकी J4 की? हाँ, J4 की एक NCS की और है। अब 16 पे अगेन जब ये एग्जिट कर जाएगा सिस्टम, फिर से होम स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट वो एग्जीक्यूशन करेगा अपना एनसीएस की। एनसीएस में तो सिंपल आपको कुछ नहीं चेक करना, सिंपल एनसीएस आप शो कर दोगे 16 to 17। J4 भी हो गया। अब बचा कौन सा? सिर्फ J5। फर्स्ट 4 हो चुके हैं, J5 का रह गया था सिर्फ एक एनसीएस का, तो अब वो भी शो कर दो। तो J5 का जो एनसीएस का होगा एग्जीक्यूट, डेट विल बी एट 17 to 18। ठीक है, तो ये आपका जो जॉब्स हमने ली थी इनकी टोटल एग्जीक्यूशन है। इस टाइम स्लॉट में इनको ये क्रिटिकल सेक्शन जो है वो एक्सेस होंगे। और यहाँ पे इस एग्जांपल में जो हमारा प्रायोरिटी इनहेरिटेंस यूज हो रहा है वो किस पॉइंट पे यूज हो रहा है? 6 पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि 6 पॉइंट पे J5 ऑलरेडी जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में है HCS पे। J2 उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, तो उसको आपका सिस्टम नहीं दे सकता ड्यू टू म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो दैट्स व्हाई J2 ब्लॉक हो गया। और J2 की प्रायोरिटी J5 को मिल गई टेम्पररी टाइम के लिए। ठीक है, जैसे ही वो बाहर आया क्रिटिकल सेक्शन से, तो आपको पता है वापस से उसकी ओरिजिनल प्रायोरिटी थी जो 5 से मिल गई, तभी उसी के अकॉर्डिंग वो लास्ट में एग्जीक्यूट हुआ है कंप्लीट 17 to 18। ठीक है, इसको खुद अपना करके देखना नोटबुक में तो समझ आएगा। है कोई डाउट इसमें सीलिंग प्रैक्टिस सीलिंग प्रोटोकॉल में? मेन जो आपको इसमें याद रखना हो क्या है, सिस्टम की प्रायोरिटी ओम रहती है जब कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ जाता है तो सिस्टम की प्रायोरिटी उस क्रिटिकल सेक्शन की प्रायोरिटी जो नंबर हमने दिया है वो बन जाती है। ठीक है, जैसे ही प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाता है तो फिर से सिस्टम की प्रायोरिटी ओम बन जाती है। ठीक है, और हर एक टाइम इंस्टेंट पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा कि कोई जॉब रिलीज हो रही है या नहीं। अगर कोई जॉब रिलीज हो रही है तो उसकी प्रायोरिटी चेक होगी, प्रायोरिटी हाई है तो उसका रिक्वायरमेंट चेक होगी। एनसीएस है तो सिंपल उसको मिल जाएगा, सीएस है तो पहले रूल्स अप्लाई होंगे, पहले ये चेक होगा उसे कौन से सीएस की रिक्वायरमेंट है। अगर वो सीएस फ्री है और उसकी प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से ज्यादा है तो उसे मिलेगा। लेकिन अगर वो सीएस फ्री नहीं है और उसकी प्रायोरिटी सिस्टम से ज्यादा है, लेकिन वो सीएस जिसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है उसमें कोई और प्रोसेस ऑलरेडी है, तो उसको ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, सम टाइम के लिए। आफ्टर दैट जब एक प्रोसेस एक क्रिटिकल सेक्शन को एग्जिट कर देगा उसके बाद ही कोई और प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। तो इस तरह से रूल्स आपको ध्यान रख के ये शेड्यूलिंग इनकी शो करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, इस यूनिट में आपके 2 प्रोटोकॉल हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी सीलिंग और प्रायोरिटी इनहेरिटेंस। नेक्स्ट जो इसका है टॉपिक लास्ट, इट इज रियल टाइम शेड्यूलिंग। यार रियल टाइम शेड्यूलिंग में आपको 3 कॉन्सेप्ट स्टडी करना है। 3 कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल, रियल टाइम सिस्टम यूजेस क्लॉक ड्रिवन अप्रोच। Second, it uses the concept of weighted round robin. And third is the priority driven. ठीक है, तो रियल टाइम शेड्यूलिंग में आपको पढ़ना है क्लॉक ड्रिवन, वेटेड राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी ड्रिवन। तो इसमें क्या करना है आपको, स्टडी देखो। फर्स्ट इज क्लॉक ड्रिवन। क्लॉक ड्रिवन को हम टाइम ड्रिवन अप्रोच भी कहते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शेड्यूलिंग इसकी इजी है, कुछ नहीं करना इसमें। क्लॉक ड्रिवन में क्या होता है, सिंपल, जैसे सपोज
देयर आर 5 जॉब्स, J1, J2, J3, J4, J5. ठीक है. Now in the clock driven approach, scheduling for all the jobs is set on offline mode. यानी कि यहाँ पे ऑफलाइन मोड में पहले इन सब की ही शेड्यूलिंग एग्जीक्यूशन शेड्यूल जो है वो बन जाएगा. ठीक है. उसके बाद उस एग्जीक्यूशन शेड्यूल को स्टोर किया जाता है, आफ्टर दैट एट रन टाइम फिर इनको एग्जीक्यूट किया जाता है. ठीक है. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि शेड्यूलिंग जो है आपकी डायनेमिकली नहीं हो रही है. इन जॉब्स की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले ही शेड्यूलर इनकी शेड्यूल कर रहा है जॉब्स को कि कौन सी जॉब कौन से टाइम इंस्टेंट पे एग्जीक्यूट होगी. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, पीरियोडिसिटी यूज होती है क्लॉक ड्रिवन अप्रोच है. पीरियोडिसिटी आपको पता है टाइम इंटरवल्स जो हम देते हैं कि इतने टाइम इंटरवल पे इतनी जॉब्स आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगी, आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइम इंटरवल पे ये जॉब्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी. यानी कि सिंपल है कि एक शेड्यूल बनाना, दैट इज क्लॉक ड्रिवन अप्रोच. तो शेड्यूल में हमें क्या देना है, टाइम इंस्टेंट देने. एक टाइम इंस्टेंट पे कौन सी जॉब आपकी एग्जीक्यूट होगी ऑफलाइन मोड में शेड्यूलर देता है, उसके बाद उनको फिर ऑनलाइन मोड में एग्जीक्यूट किया जाता है. जैसे यहाँ पे सिंपल है T1 टाइम इंस्टेंट ले रहे हैं आप, T1, T2, T4, T5. तो शेड्यूलर ने क्या किया, इस इन टाइम इंस्टेंट पे इनको शेड्यूल कर दिया दैट एट टाइम इंस्टेंट T1 job J1 will be executed, same job J2 will be executed at this time instant T2, same for T3, T4 and T5. यानी कि T3 पे उसने J3 को शेड्यूल किया, उसके बाद J4 को शेड्यूल किया एंड आफ्टर दैट J5 को. ठीक है. तो इसको हम क्लॉक ड्रिवन अप्रोच कहते हैं. यानी कि हर एक जॉब के साथ एक टाइम एसोसिएट कर देता है आपका शेड्यूलर कि इस टाइम पे आपकी ये जॉब सिस्टम में रिलीज होगी और उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी. इसमें एक क्राइटेरिया होता है कि जैसे T1 पे वो दे रहा है कि J1 जॉब आपकी स्टार्ट होगी, तो T1 के बाद जैसे ही नेक्स्ट टाइम इंटरवल आएगा दैट इज T2, तो T2 तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जानी चाहिए. जैसे रियल टाइम का आपको बताया था क्राइटेरिया स्टार्टिंग में कि इसमें क्या होता है, हर एक के साथ अपनी एक डेडलाइन होती है और रियल टाइम सिस्टम क्या चाहता है कि उसी डेडलाइन में ही सभी जॉब्स की एग्जीक्यूशन हो. अगर डेडलाइन से बाहर किसी जॉब की एग्जीक्यूशन हो रही है तो उसको वो एक्यूरेटली कंसिडर नहीं करता है. ठीक है. तो यहाँ पे सिंपल है कि जितनी भी जॉब्स आती हैं सिस्टम के पास एज एन इनपुट, ऑफलाइन मोड में क्लॉक ड्रिवन अप्रोच में एक शेड्यूलर एक शेड्यूल बना देता है कि किस टाइम पे उसको कौन सी जॉब एग्जीक्यूट करनी है. अब ये जरूरी नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ही लिखा है J1, J2, J3, J4. ऐसा हो सकता है कि T1 पे वो मल्टीपल जॉब्स की रिलीज कर रहा है और मल्टीपल जॉब्स को एग्जीक्यूट कर रहा है. जैसे जीरो है, जीरो आपका मल्टीपल जॉब्स का हो सकता है टाइम पीरियड, P1 का भी, P2 का भी, P3 का भी. आगे वो डिपेंड करेगा कि हम फीफो अप्रोच यूज कर रहे हैं वहां पे या राउंड रोबिन अप्रोच यूज करें, ऐसी शॉर्टेस्ट जॉब यूज की जा रही है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल जॉब्स भी एक टाइम इंस्टेंट पे वो शेड्यूल कर सकता है शेड्यूलर. ठीक है. शेड्यूलर ये काम करने के बाद फिर उसका काम खत्म हो जाता है. उसके बाद जैसे ही आपका ये वर्किंग इनकी स्टार्ट होती है तो ऑनलाइन मोड में फिर ये सभी जॉब्स एग्जीक्यूट होती है. और इनका ये क्राइटेरिया इनके साथ रहता है कि T1 के और T2 टाइम इंटरवल के बीच में हमने जितनी भी जॉब को शेड्यूल किया है वो सभी की सभी जॉब उसमें एग्जीक्यूट होनी चाहिए. जैसे ही T2 आ जाएगा तो नेक्स्ट जिस भी जॉब का टाइम है जो भी हमने उस टाइम पे शेड्यूल किया तो वो वही जॉब उस पर एग्जीक्यूट होगी. ऐसे ही नेक्स्ट T3 आ जाएगा, T3 पे जो शेड्यूल किया वो एग्जीक्यूट होगा, सेम फॉर T4 एंड T5. तो ये क्लॉक ड्रिवन होती है, इसको टाइम ड्रिवन भी कहते हैं. इसमें सिंपल है, शेड्यूलर ऑफलाइन मोड में जॉब्स को शेड्यूल कर देता है, वो बताता है कि किस टाइम इंस्टेंट पे कौन सी जॉब आपकी एग्जीक्यूट होगी और सभी जॉब्स को एक डेडलाइन फॉलो करनी होती है. जो टाइम इंटरवल उनके लिए दिया जाता है वही टाइम इंटरवल उन जॉब्स को फॉलो करना होता है. ठीक है. ये क्लॉक ड्रिवन अप्रोच है. नेक्स्ट है आपका वेटेड राउंड रॉबिन. इसमें क्या है, राउंड रॉबिन आपको पता है, राउंड रॉबिन किया भी था हमने. ठीक है. राउंड रॉबिन में क्या है, एक सिंपल टाइम क्वांटम दिया जाता है सभी प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन के लिए जो कि आपका यहाँ पे फिक्स रहता है. जैसे अगर आपके टाइम क्वांटम की वैल्यू है 2 मिली सेकेंड, तो जितने भी प्रोसेस है हमारे पास सिस्टम में दैट इज P1, P2, P3, सपोज 3 प्रोसेसेस है तो 3 प्रोसेसेस को 2 मिली सेकेंड के लिए सीपीयू दिया जाएगा. जैसे ही एक प्रोसेस के 2 मिली सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे उसकी एग्जीक्यूशन रोक दी जाएगी, सीपीयू से प्रेम्प्ट करके दूसरे को दे दिया जाएगा जो भी नेक्स्ट टर्न होगी. राउंड रॉबिन में आपको दो चीज बताई थी, एक तो फीफो यानी कि ऑर्डर फॉलो करता है, जिस ऑर्डर में जॉब्स आएंगी या प्रोसेस आएगा उसी ऑर्डर में उनको सीपीयू असाइन होगा. सेकेंडली क्या टाइम स्लॉट
वहां पे डिसाइड किया गया है, जो कि जिसको हम यहाँ पे वेटेज भी बोलते हैं, जो कि इनके लिए फिक्स्ड होता है। एक सिंपल राउंड रॉबिन टेक्निक का बता रही हूँ आपको, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे वेटेड राउंड रॉबिन होती है तो उसका डिफरेंस होता है कि ये जो आपका टाइम क्वांटम है 2ms का सबके लिए, ये फिक्स नहीं है। P1 के लिए कुछ टाइम होगा टाइम क्वांटम, P2 के लिए कुछ टाइम क्वांटम दिया जाएगा और P3 के लिए कुछ और टाइम क्वांटम दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो जितनी भी हमारे पास प्रोसेसेस है उसमें से 2 और 3 का तो सेम हो सकता है, लेकिन सभी प्रोसेसेस का जो टाइम स्लॉट और टाइम क्वांटम दिया जाएगा वो सेम नहीं होगा। वहां पे जो वेटेज है उनकी कि कितने वेटेज क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोसेसर इज असाइंड टू अ प्रोसेस, वो वेटेज होती है। वेटेड राउंड रॉबिन में क्या है कि जो ये वेटेज है, जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम दिया गया है सभी प्रोसेसेस को प्रोसेसर एक्सेस करने का, वो टाइम डिफरेंट होगा वेटेड राउंड रॉबिन। एग्जांपल सेम उसको राउंड रॉबिन की तरह ही आपको सॉल्व करना है, सिंपल, लेकिन यहाँ पे जो टाइम क्वांटम की वैल्यू है वो हर एक प्रोसेस के लिए अलग होगी, ठीक है। वो वेटेड राउंड रॉबिन होता है। इसका एग्जांपल करेंगे अभी वेटेड राउंड रॉबिन का, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रायोरिटी ड्रिवन। प्रायोरिटी ड्रिवन इसलिए हम पहले डिस्ट्रीब्यूटेड में पढ़ चुके हैं। प्रायोरिटी ड्रिवन क्या है, यहाँ पे 2 टाइप से होती है, फिक्स्ड एंड सेकंड इज अ डायनामिक। प्रायोरिटी ड्रिवन, प्रायोरिटी ड्रिवन अप्रोच सिंपल कि जिसमें क्या कंसीडर की जाएंगी, प्रायोरिटीज ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। जो डायनामिक जो डिस्ट्रीब्यूटेड में आपने पढ़ा था 2 टाइप, स्टैटिक शेड्यूलिंग एंड डायनामिक शेड्यूलिंग, वही है फिक्स प्रायोरिटी और डायनामिक प्रायोरिटी है, ठीक है। फिक्स प्रायोरिटी में हमें पता है कि जितनी भी टास्क है, सपोज ये जॉब्स है, इन सबकी प्रायोरिटी फिक्स्ड है और जिसकी हाई प्रायोरिटी होगी उसे पहले क्या दिया जाएगा, प्रोसेसर दिया जाएगा, ठीक है। वो फिक्स प्रायोरिटी होती है। फिक्स प्रायोरिटी में आपको सेम ही एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल जो डिस्ट्रीब्यूटेड में पढ़ा था, रेट मोनोटोनिक एल्गोरिथम। आपको याद हो तो रेट मोनोटोनिक बताया था मैंने आपको फिक्स प्रायोरिटी या स्टैटिक शेड्यूलिंग का, तो वही सेम यहाँ पे रियल टाइम के लिए। डायनामिक आपको पता है, डायनामिकली जब प्रायोरिटीज चेंज हो रही है टास्क की या जॉब्स की या प्रोसेसेस की, वो डायनामिक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है। यानी कि वहां पे इनिशियल जो दे दी वो फिक्स नहीं रहेगी, जैसे आपने किया था ईडीएफ। ईडीएफ सेम यहाँ पे ये भी, इधर भी वही करना है। ईडीएफ इज अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट, ये आपको बताया था, आया भी था लास्ट टाइम। ये कौन सी टाइप का एल्गोरिदम है, अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट, इट इज फॉर डायनामिक शेड्यूलिंग, डायनामिक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग टेक्निक, ठीक है। अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट में आपको याद हो तो हमने क्या किया था, डायनामिकली प्रायोरिटी चेंज की थी बेस्ड ऑन द डेडलाइन, किसकी डेडलाइन कितनी है उस पर बेस्ड हमने प्रायोरिटीज को डिसाइड किया था, ठीक है। अब ये दोनों तो ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको पढ़ना कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना। लेकिन डायनामिक में एक और अब आपको पढ़ना है यहाँ पे, लीस्ट स्लैक टाइम एल्गोरिथम। तो एक वेटेड राउंड रॉबिन और ये लीस्ट स्लैक टाइम, ये दोनों एग्जांपल अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मंडे को करेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम ट्यूसडे लास्ट यूनिट जो है आपकी मोबाइल सिस्टम्स, वो आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें जो कल आपका ये है एमसीक्यू, ये दोनों टॉपिक छोड़ देना, अर्लीस्ट डेडलाइन सॉरी लीस्ट स्लैक टाइम और वेटेड राउंड रॉबिन के एग्जांपल। रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो बेसिक अभी इसका बताया शेड्यूलिंग का, वो पढ़ना है आपको। क्लॉक ड्रिवन क्या है, वेटेड राउंड